फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने कॉटन का इतिहास पढ़ा था कि कॉटन एक वानस्पतिक रेशा है, ये सेलुलोजिक रेशा है, ये प्राकृतिक रेशा है और इसे सभी तंतुओं का राजा कहा जाता है। इसके मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। अपेडा नामक कंपनी इसके समर्थन मूल्य को बढ़ावा देती है। सीसीआई कंपनी द्वारा कॉट एली ऐप खोला गया है जो इसके मानसून और खेती की देखरेख सभी की जानकारी देता है। आज हम लोग इसी को आगे की ओर पढ़ेंगे, इसके गुण एवं विशेषताएं और किस प्रकार से इसके रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं। कॉटन जो है वो बौद्ध काल में बनारस व ढाका की बनी मलमल, शबनम, अब्रेरवा अपने सौंदर्य के कारण ख्याति प्राप्त थी। ये वस्त्र इतने सूक्ष्म व पारदर्शी तैयार किए जाते थे कि अंगूठी के छल्ले से निकाला जा सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु इतनी सर्वोत्तम होती है कि अकेले संसार में होने वाला कपास का 3/4 भाग यहीं से होता है और बाकी के 1/4 भाग का उत्पादन भारत, चीन, मिस्र, ब्राजील व फ्रांस देश मिलकर के करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को कपास की खेती करने में प्रथम स्थान माना गया है और भारत द्वितीय स्थान पे है, मिस्र तृतीय स्थान पे। जो कपास का बीज है उससे तेल बनता है और तेलों से साबुन का निर्माण होता है। जो इसके बीज होते हैं उसे हम बिनौले भी कहते हैं, जो पशुओं की खली के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कपास है वो 70% भाग किसानों को रोजगार प्राप्त करता है। टॉपिक हमारा है कपास के प्रकार, टाइप ऑफ कॉटन। जो कॉटन है वो इसके खाद, बीज, गुणवत्ता और उसकी मिट्टी, जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसके प्रकार को बांटते हैं। कपास के तंतु उसकी गुणवत्ता यानी कि सफेदी की मात्रा, लंबाई और बारीकी, मजबूती के आधार पर क्या है आधारित है। इसका जो प्रकार है वो सफेदी की मात्रा और लंबाई, बारीकी, मजबूती के आधार पर आधारित है। विश्व का अधिकांश कपास अपलैंड कपास के नाम से उत्पादित किया जाता है। यह कपास तंतु थोड़ा सफेद और 7 से 8 यानी कि 1.5 इंच लंबा होता है, यानी कि 22 से 32 मिमी लंबा होता है। यह एक स्टेपल तंतु होता है। जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला जो कपास है उसे हम समुद्री कपास के नाम से जानते हैं। मिस्र में उत्पादित कपास को मिस्र के नाम से जाना जाता है। पीमा कपास अमेरिका में बोई जाती है और भारत, चीन, ईरान, जापान एशियाई कपास के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत, चीन, ईरान, जापान में बोई जाने वाली कपास को हम एशियाई कपास के नाम से जानते हैं। खेती के लिए भूमि एवं जलवायु। कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा काली व रेतीली मिट्टी अति उत्तम मानी जाती है। 12 से 15 सेंटीमीटर तक की बरसात सर्वोत्तम होती है। भूमि का कुछ अंश गोबर एवं नमक वाला होना चाहिए, यानी कि क्षारीय भूमि इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसका कपास की खेती का कुल 200 दिन का समय होता है। यह एक वर्षीय पौधा होता है। इसकी जो संरचना है वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के होता है, क्योंकि यह एक सेल्यूलोजिक रेशा है। बीजों को बोना, बीजों को इधर उधर न छिटकार के बोना चाहिए, बल्कि इसे कतारबद्ध रूप में बोना चाहिए, क्योंकि कतारबद्ध रूप में बीज को बोने से इसकी
कृषि जो होती है वो सर्वोत्तम होती है और निराई गुड़ाई में बहुत ही मदद मिलती है। मतलब कि निराई और गुड़ाई करना आसान हो जाता है। फूल पौधे का जो विकास होता है वो 35 दिन में इसका अंकुरण जो बीज हम डालते हैं खेत में उसका अंकुरण 35 दिन में निकलने लगता है। 5 से 7 इंच तक विकसित होने पर इसकी निराई व गुड़ाई की जाती है। इसकी निराई व गुड़ाई यांत्रिक विधि अथवा हाथ से की जा सकती है। 3 सप्ताह बाद इसमें फूल लगना स्टार्ट होते हैं और 3 दिन के अंदर पत्तियां गिरने लगती हैं और फिर इसके कोए शेष रह जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं पहले गुलाबी होते हैं, फिर लाल और बैंगनी कलर के होते हैं, फिर धीरे धीरे ये सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कपास का पौधा है वो 3 से 6 फीट लंबा होता है और यह 1 वर्षीय पौधे के रूप में जाना जाता है। टॉपिक है हमारा सूत निर्माण की प्रक्रिया। सूत निर्माण की प्रक्रिया में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोए को एकत्रित करते हैं। कोए को एकत्रित करने को ही हम क्या करते हैं, ठोड़ बोलते हैं। यानी कि ठोड़ एकत्रित करना या बिनौले एकत्रित करना या फिर कोए एकत्रित करना बात बराबर है। ओटना अथवा बिनौले को अलग करना। उसके बाद से जो गिनिंग प्रोसेस किया जाता है यानी कि बिनौले को अलग किया जाता है। ये प्रक्रिया 3 प्रकार से किया जाता है, हाथ द्वारा, छड़ द्वारा, मशीन द्वारा। फिर बांधना, रेशों को टाट में लपेटकर कसकर बांध दिया जाता है। उसके बाद से गांठों को खोलना, फिर जो रेशों को हम कस के बांध के रखे रहते हैं उसकी गांठों को खोलते हैं, आपस में मिला करके साफ करते हैं और फिर गांठों को खोलते हैं। उसके पश्चात हम लोग धुनाई की प्रक्रिया करते हैं यानी कि कॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है। रेशों को एक कीप से होकर के निकाला जाता है जिसे हम कार्ड सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। फिर डबलिंग की प्रोसेस होती है, पोनियों को आपस में मिलाया जाता है, एक समांतर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिंग प्रोसेस, बेहद छोटे तंतुओं को अलग किया जाता है और जिसे हम नॉइल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर रेशों को समान भागों में बांट दिया जाता है कि बड़े रेशे एक तरफ और छोटे रेशे एक तरफ। इस तरह से हम कॉम्बिंग की प्रोसेस करते हैं। कॉम्बिंग की प्रोसेस के द्वारा छोटे और बड़े रेशों को अलग अलग समांतर रूप में बांट दिया जाता है और अत्यंत बेहद छोटे रेशे को हम क्या कहते हैं, नॉइल्स के नाम से जानते हैं। खींचना यानी कि ड्राइंग प्रोसेस, पोनियों को आपस में मिला करके खींचा जाता है। फिर घुमाव, हल्का सा घुमाव उसमें दिया जाता है। उसके बाद से क्या करते हैं, कताई का प्रोसेस करते हैं। कपास के रेशों को धागे के निर्माण की प्रक्रिया के लिए हम कताई करते हैं। उसके बाद वेविंग होता है। अब हमारा जो धागा है वो वस्त्र बुनने के लिए तैयार हो जाता है। टॉपिक है हमारा कपास की वस्त्र की परिसज्जाएं। अमोनीकरण यानी कि अमोनाइजेशन की प्रक्रिया मजबूती, घिसावट प्रतिरोधक बनाने हेतु किया जाता है। जीवाणु प्रतिरोधक, जो वस्त्र है उसको रोग रहित करने हेतु हम लोग क्या करते हैं, जीवाणु प्रतिरोधक परिसज्जा करते हैं। बीटिंग यानी कि कुटाई की प्रक्रिया, जो कॉटन का वस्त्र होता है वो खुरदुरा एवं भद्दा होता है तो उस पर चपटा प्रभाव देने के लिए हम बीटिंग की प्रक्रिया करते हैं यानी कि बीटिंग की परिसज्जा करते हैं। ब्लीचिंग, स्पष्ट सफ़ेद बनाने के लिए हम ब्लीचिंग का प्रयोग करते हैं। कैलेंडरी, उसमें अत्यंत एक्स्ट्रा चमक हेतु कैलेंडरी का परिसज्जा किया जाता है। सिकुड़न अवरोधक बनाया जाता है। क्रेप प्रभाव, सिलवट प्रतिरोधक सतह को सुंदर बनाने के लिए हम क्रेप प्रभाव की परिसज्जा करते हैं। डीप डाई यानी कि कॉटन के वस्त्रों को ज़्यादा प्रेस न करना पड़े इसलिए हम डीप डाई की परिसज्जा करते हैं। फायर प्रूफ, उसे अग्नि प्रतिरोधक बनाया जाता है। एम्बॉसिंग यानी कि सजावट के लिए उस पर परिसज्जा किया जाता है। ग्लेजिंग, अत्यंत चमक उत्पन्न करने के लिए हम ग्लेजिंग का प्रयोग करते हैं यानी कि ग्लेजिंग परिसज्जा का प्रयोग
करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेलिंग परिसज्जा। गर्मी प्रदान करने के लिए वस्त्र पर यह परिसज्जा की जाती है। मर्सराइजिंग की परिसज्जा मजबूती, चमक और रंगों के प्रति सादृश्यता को बढ़ाने हेतु करी जाती है। मोयरिंग की परिसज्जा नमूने नमूने होते हैं उसे लहरदार नमूनों को अंकित करने के लिए मोयरिंग की परिसज्जा की जाती है। नेपिंग की परिसज्जा रुएं उठाने हेतु यानी कि वस्त्रों में गर्माहट एवं नमी अवशोषक क्षमता को बढ़ाने हेतु नेपिंग की परिसज्जा की जाती है। श्रिनराइजिंग चमक बढ़ाने के लिए श्रिनराइजिंग की परिसज्जा की जाती है। सिंजिंग की परिसज्जा भी वस्त्र को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। धब्बा प्रतिरोधक वस्त्र की आसानी से देखभाल किया जा सके इसके लिए हम धब्बा प्रतिरोधक परिसज्जा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कड़ा करना। वस्त्र को चिकना बनाना व आकार देने के लिए हम कड़ा करने की परिसज्जा करते हैं। जल प्रतिरोधक बरसात से बचने हेतु हम जल प्रतिरोधक परिसज्जा करते हैं। सिलवट प्रतिरोधक सिलवट से बचने के लिए यानी सिकुड़न से बचने के लिए हम सिलवट प्रतिरोधक परिसज्जा वस्त्रों पर देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।